तो थैंक यू विराज फॉर डूइंग दिस फॉर अस। तो मैं खुद से ऐसे आपके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है और एक कहानी है, मतलब जो पिक्चर बनती है ना जैसे उस टाइप की कहानी है। तो एक बार उससे हम्म। उससे शुरू करते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है, तो उसका शुरुआत कहाँ से हुई कि विराज जी आते कहाँ से हैं? फिर उन्होंने क्या किया और अभी वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात करने में। और ये मैंने तुमसे बोला था कि ये मेरा काफी बड़ा पैशन है कि किस तरह से हिंदी में हुँ, हुँ, हम हुँ। लोग अच्छा मतलब कंटेंट लाएं, जैसे कि हमारे जो युवा लोग हैं उत्तरी भारत में, उनको भी सीखने को मिले कि क्या दुनिया में क्या हो रहा है, क्या लोगों के अनुभव हैं, उनसे कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं बड़ा हो रहा था, हुँ, हम लोग तो हिंदी में ही पढ़ते थे 10वीं तक, है ना। पर मेरे नसीब से मतलब मेरे पिताजी पढ़ते बहुत थे, तो धर्मयुग, कादम्बनी, ऐसी ऐसी किताबें होती थी उस समय। हुँ, हुँ, एक हुँ। विश्व भारती करके बहुत बड़ी सीरीज थी वो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। उसमें पूरा दुनिया का जो इतिहास है जी, वो मतलब जी। 8-10 वॉल्यूम में था। तो पढ़ने का बहुत शौक था मुझे बचपन से। मतलब वैसे तो हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास लोग थे, एक बेडरूम में 4 लोग रहते थे उस तरह से दिल्ली में। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन दिल्ली में क्योंकि पिताजी को पढ़ने का शौक था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पास में थी। उस समय लाइब्रेरी बहुत जाते थे हम लोग, मुझे याद है लाल कलर के कार्ड होते थे हमारे। जी, जी। तो उससे काफी मैंने, जो है ना कि आप जब पढ़ते हैं तो उससे जो आपका जो दायरा है वो खुलता है। ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। जी, जी। और पढ़ने का मतलब है कि एक तो कि आप न्यूज़ देख रहे हो हुँ, हुँ, वेब पे हुँ। आजकल, तो पढ़ना मैं उसको पढ़ना नहीं बोलता। पढ़ना है कि आप एक बिल्कुल मगन होके गहन तरीके से किसी चीज को पढ़े, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो हुँ, कहानी हो। प्रेमचंद हुँ, की कहानी भी पढ़ो आप, या शेक्सपियर मैंने हिंदी में पढ़ा है। हुँ, हुँ। उसमें भी हर चरित्र से आप कुछ सीखते हो कि क्या हुआ उसके जीवन में। तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, केंद्रीय विद्यालय में जाता था मैं, हुँ, हुँ। और उस समय सब कुछ हिंदी में पढ़ते थे हम लोग। पर कम से कम इंग्लिश का लिटरेचर मैंने हिंदी में पढ़ा शुरू में, और पढ़ने का बहुत, चंद्रकांता संतति से लेके शेक्सपियर मैंने सब, जब तक मैं 12-15 साल का था, सब मैंने और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने वो उस तरह का माहौल बनाया। हुँ, हुँ, आप हुँ। ऐसे सीखते हैं ज्यादातर जी, अपने जी। अपने परिवार से सीखते हैं। सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो अपने परिवार से मिलती है आदमी को। तो आप जितने बच्चे स्कूल में चले जाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ जैसे मेरे साथ भी कि मेरे मम्मा-पापा दोनों पीएचडी रहे हैं, तो अच्छा। उनको पढ़ने का बहुत शौक है। और अभी जब लॉकडाउन था तो मैं वापस अपने नेटिव में था, तो हम लोगों ने बहुत सी सारी बुकें ऑर्डर कर दी थी, कई सारी किताबें ऑर्डर कर ली। तो कभी-कभी मेरे दोस्त आते थे तो कहते थे ऐसा लग रहा है कि दोनों बाप-बेटे जो हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो तो ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि घर आप इनहेरिट करते हैं पढ़ने की चीज़ें। जी, 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 जी। हाँ। तो बचपन ऐसे ही था, मतलब ऐसा कुछ मतलब 2 जोड़ी कपड़े थे, और खाना पीना ठीक था हमारे घर में। हुँ, हुँ, अ, हुँ। और बाकी तो मुझे याद नहीं कभी बाहर हमने खाना खाया, पिक्चर देखी हो, ऐसा कुछ किया हो। अपना दिल्ली में रहते थे, मुजफ्फरनगर मेरे पिताजी का होम टाउन था, वहाँ जाते थे हम लोग छुट्टियों में। हुँ, हुँ, अब हुँ। वहाँ पे पिक्चर की टिकट बड़ी सस्ती होती थी, 65 पैसे की टिकट मिलती थी वहाँ। तो मेरे जो बुआ के बेटे थे, हमसे बड़े थे, वो हमको पिक्चर दिखाने ले जाते थे। तो वही हमारा आउटिंग होती थी वो, साल में एक बारी हमारी। बाकी तो अपना खेलते कूदते थे हम लोग, खेलते बहुत थे। हुँ, मतलब गुल्ली डंडा से लेके, फुटबॉल से लेके, क्रिकेट से लेके, पकड़म पकड़ाई। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हुँ, आप हुँ। जो जब एक खेलने के उसमें होते हैं, उससे भी जी। आदमी बहुत सीखता है, लड़ाई झगड़ा कैसे अपने आप को बचाना है। तो वो सब तो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, वो आती है उससे। तो पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, मतलब 5वीं तक तो कुछ ऐसा मतलब पास हो जाता था। और और काफी काफी मार पिटाई में काफी ध्यान रहता था मेरा। मतलब 2-4 बारी प्रिंसिपल के पास भी गया हूँ कि किसी की हुँ, आंख में हुँ, कुछ हुँ। मार दिया, किसी को कुछ मार दिया। जी, तो जी। पता नहीं क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा था वो स्ट्रीक। और फिर तो परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे हुँ, दो, हुँ, एक बड़ा भाई है, वो मेरे से 4 साल बड़ा है, और मेरी बड़ी बहन है, वो 6 साल बड़ी है मेरे से। हुँ। और उस समय तो मतलब हमारा जो बचपन था, हम खेलते कूदते थे, मारपीट करते थे, यही था हमारा बचपन। मतलब और तो कुछ ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं होती जैसे आजकल की बच्चों को हाँ, यहाँ हाँ, ले जाओ, वहाँ हाँ, जाओ। हाँ, हाँ। तो वही हमारा सैटरडे सीखना होता वीकेंड था। में जाना है फैमिली के साथ कहीं। सैटरडे वीकेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब स्कूल से आए, बस्ता फेंका और खेलना शुरू कर दिया।
जी, जी। एग्जाम आए तो थोड़ा पढ़ पढ़ा के कुछ कर दिया या फिर कहीं से। और ये एडवेंचर बहुत था बच्चों ने, मतलब कि अनसुपरवाइज थे तो कभी किसी के पीछे मारे हुए। हम लोग साउथ मोती बाग में रहते थे दिल्ली में, हुँ, हुँ, नानकपुरा में। हुँ, हुँ, हुँ। उसके सामने अभी जहाँ साउथ यूनिवर्सिटी है वो पूरा जंगल था वो। तो वहां पे बेर तोड़ने चले गए, पानी का जौहर मिल गया, पानी में नहा लिए। तो ऐसा मतलब बहुत ही बिंदास था एक तरह से। आजकल तो हम सोचते भी नहीं, बहुत बच्चों को सुपरवाइज करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक जो इंडिपेंडेंस की जो मेरे ख्याल से, और मेरे मेरे पेरेंट्स आर उन्होंने कभी हमसे कोई पूछा नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो। मतलब पूछ लेंगे पर ऐसे नहीं कि वहां क्यों जा रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे मैंने बोला कल सुबह मुझे ट्रैकिंग पे जाना है, वो सुबह उठ के आलू पूरी बना देंगे, ये नहीं पूछेंगे किसके साथ जा रहा है, कब वापस आएगा। तो काफी उन्होंने हमको काफी इंडिपेंडेंस दी हमें बचपन से ही, कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। जी, कभी नहीं बोला पढ़ाई कर रहे हो, कभी मेरे पिताजी ने या माता कभी नहीं बोला किसी को, मतलब हम तीनों को। मैं तो धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा होता गया। तो वो मेरे को बहुत, मुझे लगता है उससे काफी प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर, कि जी। अपने डिसीजन खुद लेना बचपन से। चाहे आप खेल के मैदान में हो, चाहे आपको पढ़ाई में क्या करना है, साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, आईआईटी करनी है, ये करना है, सब आपकी मर्जी है। तो वो बहुत अच्छी बात थी। मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि अगर ऐसे पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोचते हैं बच्चों के बारे में, मतलब बच्चा 10 साल का होता नहीं कि उसको आकाश में डालें, इसमें डालें, उसमें डालें। हुँ, हुँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जगह जो स्पेस मिलनी चाहिए। तो इसी बात से थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ, जो आपने बोला कि पेरेंट्स पूछते नहीं थे। तो अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें और पेरेंट्स हमारे नहीं पूछ रहे हैं, तो एज़ एन इंडिविजुअल, जैसे जो लड़का जवान हो रहा है, अभी कॉलेज में जाना है, उसको डिसाइड करना है कि भाई मैं क्या करूँ? और उसके पेरेंट्स मतलब कि कुछ ज़बरदस्ती कुछ उसके ऊपर फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उस इस मतलब जो लड़का है, लड़की है, जो भी है, उसकी खुद से क्या ज़िम्मेदारी बनती है? क्या दायित्व बनता है कि उसे अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने खुद के प्रति क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा दायित्व तो अपने प्रति है आदित्य, हुँ, मुझे हुँ। ऐसा लगता है। हुँ, अगर हुँ। अपने प्रति आपका दायित्व आप ठीक से निभाए ना, जी, बाकी जी। सब हो जाएगा। तो उसमें वही है कि आदमी को ना थोड़ा थोड़ा जो सोच है उसको बढ़ानी चाहिए। जी। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ यू नो अब मेरे छोटे कजिन हैं, युवा हैं, वो कोई एक बात पकड़ लेते हैं, उस लड़के ने तो ये किया, मैं ये करूंगा। तो उनको हमेशा ना थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या मेरी परिस्थिति है, हुँ, हुँ, हुँ। क्या मेरे परिवार की परिस्थिति है, और क्या मेरी अपनी जो योग्यताएं हैं उसके मुताबिक मैं क्या कर सकता हूँ। जी, हाँ, जी, जी। आप ये नहीं सोचे कि मैं तो 12वीं के बाद अमेरिका जाऊंगा पढ़ने के लिए। अरे देख तो लो भैया, अमेरिका में आपको 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा 3 साल में पढ़ने के लिए, वो आपके पास है कि नहीं। हाँ, सही बात, सही बात। तो और इस बात सबसे बड़ी बात है, आपको गलती करने से डर नहीं लगना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। जिंदगी बहुत लंबी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जिंदगी बहुत लंबी है। मतलब मैं अभी 52 साल का हूँ, राइट। मैं कहता हूँ यार, मैं तो चौथे करियर पे हूँ अपने। कुछ चीजें करी, कुछ चली, कुछ नहीं चली। तो कई बार ये लगता है 15-16 हजार मैं अभी इंजीनियर इसमें चला गया तो क्या होगा। एक ही चीज मैं बोलता हूँ कि आप ऐसी 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 योग्यता प्राप्त करें ग्रेजुएशन में खासकर, कि जिसमें कोई एक फील्ड हो। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में करो, चाहे लैंग्वेजेस में करो, चाहे हिस्ट्री में करो, साइंस में करो, पर ये नहीं कि आप बीबीए करने चले गए। मतलब क्या क्या सीखोगे उसमें आप। तो कोई एक भी फील्ड पकड़ के जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसको करो ग्रेजुएशन, उसके बाद बहुत राहें खुलेंगी भाई। आप इंग्लिश कर, मैं तो सबसे बड़ी बात है, जब मैंने यूरोप में काम किया, मैं खाली अकेला एमबीए था अपने मैनेजमेंट में। बाकी कोई इंग्लिश ऑनर्स है, कोई हिस्ट्री ऑनर्स है। हुँ, तो हुँ, हुँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक फील्ड पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, रुचि हो जिसमें आपको, है ना। हुँ, हुँ, हुँ। और लेकिन वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीबीए हो गया। बीबीए, आई जस्ट फील इट्स नॉट ए गुड कोर्स टू डू, राइट। या फिर होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा है, आप डिग्री तो करो कम से कम, और उसके बाद आपको पता लगेगा आप आगे कुछ और कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने पढ़ाई की बात करी, तो आप थोड़ा-सा आप और आपकी ही लाइफ़ में और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आपने तो पढ़ाई पढ़ाई कहाँ का क्या की? होता है ना, कई बार जिंदगी में चेंज, तो मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया देहरादून। अच्छा। हुँ, मैं छठी में था तो हम हुँ। लोग देहरादून गए। हाँ। पता नहीं कुछ, मुझे लगता है कि आदमी का जो परिवेश है उससे बहुत फर्क पड़ता है, हुँ, हुँ, चाहे हुँ। आप बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो मैं नए स्कूल में गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। ना मेरे मम्मी ने आके बोला बेटा तू नए स्कूल में जा रहा है, अच्छा करना, ये करना, वो करना। हुँ, हुँ, हुँ। मैं गया, मुझे लगा कि मेरे को किसी दूसरे तरह कुछ नई शुरुआत, पता नहीं क्या हुआ। बट सडनली छठी क्लास में मैं दूसरे नंबर पे आने लग गया। कुछ ऐसा नहीं कुछ मैंने अलग किया, बट मे बी स्कूल थोड़ा डिफरेंट था। ओके। मेरी कुछ उसमें पहले से कुछ रेपुटेशन नहीं थी।
हाँ, हाँ, और हाँ, उसके बाद हाँ। से पढ़ाई में मतलब मैं फर्स्ट तो कभी नहीं आया, पर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे। और अरे! फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लग गया पढ़ाई में। एक आध टीचर मिले बहुत अच्छे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरी मिश्रा मैडम थी, वोरा मैडम थी, अभी तक याद हुँ, है, हुँ। तपलियाल मैडम थी। तो जिंदगी में पता नहीं कब आपको क्या स्टिमुलस मिले, ये भी अलग एक और बात है। हुँ, कि हुँ। मेरा हम सोचते हैं कि अरे यार अब फंस गए, अब तो हम क्या करेंगे। सही पर बात। अगर आप ओपन रहें कि कुछ नया आया है जिंदगी में, कुछ पता नहीं, मतलब ऐसे ही, इट वाज नॉट प्लान्ड, बट ऐसा हुआ कि फिर धीरे धीरे 8वीं 9वीं 10वीं 10वीं में उसमें फोर्थ आया। फिर हुँ, साइंस ली 11वीं 12वीं में, 11वीं 12वीं में फोर्थ ही आया मैं अपने स्कूल में, पर लकीली मेरा जेई में हो गया। मतलब कंप्लीटली तुक्का था वो तो। मैं तो एग्जाम भी देने वाला, सच्ची कर रहा हूँ, मैं सच्ची कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर, मैं अपनी वो पढ़ाई, मैं तो एग्जाम भी देने वाला नहीं था। अच्छा मेरा मैं जिंदगी में प्लान था कि, मैं अच्छा ये मेरा प्लान सोचता क्या था मैं हूँ। बताता हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। मेरा प्लान क्या था बताता हूँ मैं, और इससे गुड एग्जाम, अच्छा उदाहरण है कि कैसे आदमी के प्लान फेल होने के बावजूद भी आदमी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरा प्लान था कि मैं 12वीं में अच्छे नंबर लाऊंगा, उतना मेरे को कॉन्फिडेंस था। और मैं उस समय राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने थे, बहुत जोश था, मतलब 40 साल का एक यंग आदमी हाँ, हाँ, जो हाँ, बोल रहा हाँ, है कि हाँ। मेरे बहुत बड़े 21वीं शताब्दी की बात कर रहा है उस समय। सही उस बात। समय वो हाँ। 1984 में 21वीं शताब्दी की बात करता था, राइट। तो बहुत हम लोग, मुझे तो बहुत, मतलब मुझे याद है कि बहुत उत्साह था उसका। तो मैंने कहा मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। तो, ओके। तो मैंने कहा मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूंगा सेंट स्टीफंस में जाके। और वहां से मेरे को पता था कि आईएएस में काफी लोग निकलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो बोला, मेरे पिताजी रुड़की यूनिवर्सिटी के, कि उन्होंने बोला कि आप रुड़की यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो लिख दो। मैंने कहा लिख दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन। और आईआईटी वगैरह तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है विनीत गुप्ता, भी अमेरिका में रशमोर में, इज ए हुँ, पीएचडी, रन ए लैब देयर, मेडिकल स्कूल में। तो उसके चाचा जी आईआईटी दिल्ली में थे, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म था। कह रहा भाई तू भर दे यार राज, मेरा बहुत बहुत प्रिय मित्र है। मैंने कहा मैं नहीं भरूंगा, 10 रुपए लगते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो हुँ, कह रहा हुँ। मैं बता, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, तेरी फोटो भी मैं ले आता हूँ, तू यहाँ साइन कर दे बस। तो मैंने ऐसे वो फॉर्म भरा, 12वीं एग्जाम वगैरह दे दिए। मेरे पिताजी और माताजी, उस समय अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर हो गया था पिताजी का। हुँ, तो हुँ, उन्होंने तो मैंने कहा, एक 1 मई को रिजल्ट आता था मेरे ख्याल से, एग्जाम हुँ, वगैरह दिए। केमिस्ट्री का पेपर ठीक ठाक है, केमिस्ट्री में अच्छा था, फिजिक्स मैथ्स तो मुझे 15-15 नंबर अटेम्प्ट किया कुछ, मतलब। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भैया, यहाँ मेरे को नहीं करना है ये। तो 2 मई को मैं पहुंचा वहां पे, ईटानगर। वहां पे टेलीग्राम आया हुआ है दोस्त का कि बॉस तुम्हारा जेई रैंक 1666, 1666 का 16666 लिख दिया। मैंने कहा देखो बेवकूफ बना रहा है मेरा ये, वापस बुलाने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। फिर ट्रंक कॉल आया 2 दिन बाद। उस समय ट्रंक कॉल आया, मतलब या तो कोई टपक गया या फिर कुछ बहुत कुछ हो गया जी। कि भैया ये सच्ची है, तुम आ जाओ अभी। फिर सबने बोला भैया सेफ ऑप्शन है, चले जाओ, बाद में आईएएस कर लेना। तो हुँ, ऐसे में हुँ। देखो, ऐसे जिंदगी में होता है कि आपने क्या प्लान किया, कहाँ हो। और मैं फिर से पिछले 5-6 साल से फिर से वहीं वापस आ गया। मतलब देश के लिए कुछ करना, या सरकार के साथ कुछ करना, कुछ सुधारना। जी, जी, तो जी। दिस इज द, ये कहानी है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझको मतलब लिटरेचर का बहुत शौक था 12th में। तो मैंने भरा था कुछ-कुछ, जहाँ जो-जो मैं जान पाया, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था। और फिर वहाँ पे मेरा इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर्स में हो गया। पर मुझे अच्छा। मुझे खुद से उतना कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरी मम्मा कह रही क्या करोगे, इंजीनियर बनो। मेरा भाई चूँकि ओएनजीसी में था वो एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर आईआईटी से पढ़ा है। सबने कहा कि ये भी इंजीनियरिंग करेगा, तो ये भी वहीं जाएगा, ओएनजीसी जाएगा। पर जो है फिर वो फ़ील्ड बदल गया, अब तो कुछ और ही फ़ील्ड में आ गए। तो वही तो तो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, ये है कि नहीं, इतना लंबा प्लान नहीं कर सकते क्या होने वाला है। हाँ, सही बात है। उस समय जो निर्णय आपको ठीक लगे उसको आप लो पूरे, उसके साथ की हुँ, सोच हुँ, समझ हुँ। के, जितना सोच समझ सकते हो, पर ज्यादा उसमें ये नहीं सही। होता। हर निर्णय आखिरी निर्णय नहीं है, हर निर्णय हाँ। पहला निर्णय ही है। तो दिस आई रियलाइज़्ड कि बहुत ही ज़्यादा किसी फैसले को लेकर के सेंटी नहीं होना है, मतलब बहुत ही सेंटीमेंट से नहीं जोड़ना है। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब चलो जो कर रहे हो वही आगे अच्छे बढ़ो। से करो। सही बात है। वही कहना ना, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल, बस चलना ही जरूरी है, रुक के नहीं रहना। जिंदगी यही कहानी है। जी, जी। तो
ये तो बिल्कुल से नॉर्मल जो हमारी जनता है, जो भी हमारी ऑडियंस है या जो मेरे उम्र के लड़के हैं, मेरे से छोटे-छोटे, सबके साथ ये होता है कि ये करना चाह रहे थे, ये कर लिया, दबाव आ गया, वो आ गया। उनके साथ एक चीज़ और होती है, अब वो कभी वेब सीरीज़ देखेंगे कि कहीं पिक्चर देखने जाएँगे, अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और कहते हैं, "भाई अब मुझे जो है इसी आइडिया से 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, अब मैं एंटरप्रेन्योर हो गया।" और वो लिखने लगते हैं अपने फ़ेसबुक पे, व्हाट्सऐप पे एंटरप्रेन्योरशिप के कोट्स वगैरह, मतलब पूरा फ़ील करने लगते हैं, हालाँकि उनका आइडिया आता नहीं है ज़मीन पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, जैसे आपकी जो जर्नी रही, तो आपके उससे क्या लेसन्स हैं और आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, कहाँ तक पहुँची? और उससे आप जो बाकी जो भी मतलब एंटरप्रेन्योर इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड और सबको लगता है कि मेरे नाम के आगे लगा रहना चाहिए चीज़, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो बता रहा हूँ एंटरप्रेन्योर फैंसी वर्ड तो है, बट जिंदगी बड़ी कठिन है एंटरप्रेन्योर की, तो मैं बता रहा हूँ मैं। इससे मतलब ये होता है ना, एक अकेला इस शहर में, रात हाँ, में और हाँ। दोपहर में, जी, तो वो जी। जिंदगी है एंटरप्रेन्योर की। दो बातें, एक तो आदित्य, मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल जो हमारी यूथ है, जो हमारे लड़के हैं या लड़कियां हैं, हुँ, हुँ। वो सोच रहे हैं इसके बारे में। ट्रू, क्योंकि ट्रू। इतने जो इतनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अच्छी बात है, सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें सोचने में कोई गलती नहीं है, आपको हुँ, हुँ। सोचना चाहिए। हुँ, हुँ। और उसमें दो चीजें आपको सोचनी है। एक तो कि आप इसलिए किस लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, क्योंकि फेसबुक में किसी ने लिखा है, या हुँ, आपके दोस्त को फंडिंग मिल गई है, या फिर आपको किसी ने बोला है कि ये तो अरे बहुत आसान काम है। ये मत समझो कि ये जो न्यूज आती है ना सारी, कि पेटीएम ने ये कर लिया या इसने ये कर लिया, हुँ, 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 वो हुँ। नारायण मूर्ति का बड़ा अच्छा कोट है कि इन्फोसिस को रातों रात की सफलता पाने के लिए 18 साल लग गए। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। इंग्लिश में इट टुक अस 18 years टू बिकम ए ओवरनाइट सक्सेस। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो आप लोग देखते हैं नॉर्मली, आप लोग जो है ना, जैसे किसी ने 220 रन बनाए एक इनिंग्स में, है ना, हुँ, आप हुँ। खाली उसके लास्ट चौका देख रहे हो, अरे ये तो बड़ा आसान है 220 रन बनाना। पर वो जब आया खेलने, कितनी बॉलें एडवांटेज उसके खेलने कंधे में। पे लगी, कितने सर पे लगी, कितनी बारी बीट हुआ, कितने कैच छूटे, कितनी बारी रन आउट होते बचा, वो आपने नहीं देखा है कि नहीं। तो वो हाईलाइट की तरह मत देखो। आजकल हम लोग हर चीज हाईलाइट की तरह देखते हैं कि भैया 5 मिनट में क्या हो रहा है बताओ मुझे। हुँ, 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 ऐसा हुँ। नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो एंटरप्रेन्योरशिप एक एक मुकाम नहीं है, एक सफर है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपको और हुँ, हुँ। समझना चाहिए कि उसमें शुरू में तो मतलब रहा बिल्कुल पत्थर और कांटों वाली है ही है। मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात कर लो आप, पहले 2-3 साल बिल्कुल स्ट्रगल वाले होते हैं, और बहुत तरह से स्ट्रगल है उसमें। ऐसा नहीं है कि खाली पैसे की स्ट्रगल है, आपको आइडिया की स्ट्रगल है, आपको अकेलेपन की स्ट्रगल है। बहुत एंटरप्रेन्योर बहुत अकेले होते हैं, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। आपको सबको दिखाना पड़ता है सब बड़े चल रहा है, सब बड़े चल रहा है, सब बड़े चल रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन असल में क्या हो रहा है तो आपको पता है कि नहीं। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कभी आप अकेले मत करो, ये मेरी एक और एडवाइस है। ओके, कभी ठीक है। भी हुँ, हुँ। अकेले कुछ मत शुरू करो, क्योंकि ये पहली अकेलेपन की जर्नी, कम से कम दो लोग हों तो आप बोल सकते हो कि दो बेचारे बिना सहारे कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं। हुँ, तो दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। और सो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो आइडिया है, जो भी आप सोच रहे हो, किसी के साथ डिस्कस करो, किसी और को भी इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और हो सके तो उसके आपके साथ उसकी जो सामंजस्य है वो अच्छा हो, हुँ, 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 हुँ। कि या तो आप जैसे सेल्स में अच्छे हो, वो टेक्नोलॉजी में अच्छा हो, आप फाइनेंस में अच्छे हो तो वो मार्केटिंग में अच्छा हो। कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पर ये मैं सबको एडवाइस दूं, अकेले कभी मत करना। हुँ, हुँ। दो फायदे हैं, मैं अपने एग्जांपल से देता हूँ। जैसे मैंने नितिन गुप्ता, बहुत मतलब भाई की तरह है मेरे, हम लोग साथ में काम करते थे। अ, मतलब अ, उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 15, मतलब मिड करियर थे हम लोग। तो हमारा हम एक ही टीम में काम करते हैं, हम एक दूसरे को जानते थे। एक दिन ऐसी बात चल पड़ी कुछ, यार अभी क्या करना है, मतलब लाइफ में क्या है, ये है। और हमको 6 महीने लगे एक दूसरे से बात करने में, क्या आइडिया हमको करना चाहिए। एक बार सोचा कि चलो, उस समय 2006 में बैंगलोर में सर्विस होटल नहीं मिलते थे। हमने कहा सर्विस अपार्टमेंट में धंधा करते हैं, चलो यार। तो हमने जाके प्लॉट देख, बड़ा आइडिया था कि बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे अपनी। तो हमने प्लॉट देखे, बिल्डिंग देखी, ये देखा वो देखा, हुँ, बिजनेस हुँ। प्लान बनाया उसका। जी। फिर
फिर कुछ करने वाले से फिर उसने बोला यार ये मतलब ये तो मुझे लग रहा है यार इसमें तो फिर हम लोग हमारी अपनी स्किल क्या यूज कर रहे हैं हम, सही हाँ? बात। प्लम्बर प्लम्बर का काम है, यहाँ पे चादर साफ नहीं है, ये नहीं है, उसके चक्कर में पड़ जाएंगे हम तो। मैंने कहा बात तेरी ठीक है यार। फिर एक और आइडिया आया कि चलो एक एनालिटिक्स की ट्रेनिंग का वो खोलते हैं। सारे जो बैंक्स वगैरह को, बैंकिंग में काम किया था, बैंक्स को जितने भी क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए उसको करते हैं। वो भी हमने काफी डिस्कस किया। फिर एक दो दोस्तों से मिले, उन्होंने कहा यार ये बहुत क्राउडेड स्पेस है, तुम्हारी क्या यूनिक स्किल है इसमें। तो दो तीन आइडिया ऐसे हमने 6 महीने और बकायदा बिजनेस प्लान बनाया हमने बैठ के, ऐसे नहीं कि बातों में तो हर चल एक रहा के है बस। हाँ। फिर फाइनली हमने एनालिटिक्स कंपनी खोली, वो भी 4-5 लोगों से बात करके। एंड बाकी तो खैर उसके बाद की कहानी अलग है, पर पहली बात मैं बोलना चाहूँ कि आप अकेले मत करना। जो भी करो टाइम लेके करो, कोई जल्दी नहीं है करने की। अनाउंस पहले मत करो कि हम एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, नहीं तो आप फेसबुक के लिए कर रहे हो। और दूसरा, जो भी आपका आइडिया उसमें आपका कुछ तो यूनिक, जो आपकी जो योग्यताएं हैं, हम्म। हम्म। आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसका कुछ तो उसमें योगदान होना चाहिए ना। सही बात है। हम्म। तो आप बोलोगे मैं ढाबा खोल रहा हूँ यार। अरे भाई तूने आज तक कभी खोला है, चलाया है, खाना बनाना आता है? मतलब जस्ट जस्ट बिकॉज कि एक किसी ने, बहुत मेरे एक दोस्त ने किया 3 साल में, देख उसने क्या कर लिया, वो आपका रीजन है ना, आप मत करो प्लीज। और एक और रीजन नहीं होना चाहिए कि मेरा जॉब से मन मर गया यार, क्या फायदा करने का। आप किसी से भाग नहीं सकते। ये कोई ये नहीं है कि ये मम्मी की गोदी है कि दुनिया में मन नहीं लग रहा तो चलो यार कुछ नहीं हो रहा, चलो entrepreneur बन जाते हैं। तो जी तो जी। मैंने तो आपको दोनों दिए, किस किस लिए नहीं बनना चाहिए। अगर बनना है तो पहले एक पार्टनर ढूंढो, हम्म। एक या दो, और थोड़े आइडियाज डिस्कस करो। एक हम्म। एक एक ढांचा तो बनाओ एक प्लान का। जी जी। और ये जरूर रखो कि मैं इसमें, अगर आप सोचो कि आपको 5 करोड़ कैपिटल चाहिए हम्म। एग्जाम्पल, उसमें से 1 करोड़ कैपिटल ना आपकी योग्यता से आनी चाहिए। जैसे आप एक हाँ। सॉफ्टवेयर कंपनी, एक प्रोडक्ट कंपनी खोल रहे हो, देन आपके पास इतनी प्रोडक्ट बिल्डिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप 4 लोगों का जो आपको देना था ना किसी को बनाने के लिए, आप खुद बना सकते हो। तो जी। आप हर महीने हर साल 1 करोड़ रुपए सेव करो ना कंपनी के, स्ट्रेट अवे। सही बात। हाँ तो हाँ। हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है जो भी आप कर रहे हो। ये नहीं कि मैं यार मैनेजर बनूंगा, लोगों को लाऊंगा, पैसा उठाऊंगा। और पहले ना आप बिल्कुल ये मत सोचो कि पैसा उठाओगे आप, पहले आप सोचो कि धंधा चलाओगे कैसे। बिना हम्म। पैसा उठाए, आजकल ये बड़ा हो गया भैया, आदमी साला धंधे की बाद में सोचता है, पहले सोचता है कि वीसी की फंडिंग कहां से आएगी। सही बात है। बिल्कुल सही। जैसे कि मतलब मुझको भी ऐसा लगा है कि जैसे अभी मैं काफी ज्यादा स्टार्टअप कल्चर वाले चीजों के आसपास रहने लगा हूँ। तो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, या सबसे ज्यादा परेशानी यही रहती है कि उनका आइडिया पेपर पे रहता है, जमीन पे आया नहीं रहता है, और वो फंडिंग ढूंढने लगते हैं। ठीक है। हम्म तो ये तो मैंने बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस भी देखी है कि उनका आइडिया इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो शायद 1.5 2 साल 3 साल इंतजार करते रह जाते हैं कि हमको फंडिंग मिलने तो हम काम करना शुरू करेंगे। और ये मैं काफी ज्यादा देख रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और थोड़ा आपसे अच्छे से जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि कभी भी कोई चीज अकेले मत करो और अपने पार्टनर को ध्यान से चुनो। तो इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से समझना चाहता हूँ कि जो आपका को फाउंडर है, कि को फाउंडर रहना जरूरी है, ये तो आपने बताया कि एक को फाउंडर आपके साथ रहना चाहिए। उस को फाउंडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपका को फाउंडर रहे, और क्या चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी चाहिए एक चेक के साथ कि नहीं ये है तो टिक कर दिया, नहीं ये चीज क्वालिटी नहीं तो क्रॉस, ये नहीं हो सकता मेरा को फाउंडर। इसी सबसे बड़ी बात जो है ना इसमें, मेरा जो विचार है हम्म। कि आपके जो मूल सिद्धांत हैं, हम्म। जो मूल वैल्यूज हैं, वो मैच करनी चाहिए। जी। अगर आपको आपको लगता है कि हम जो भी, जितने भी हम लोग अपने एम्प्लॉय लाएंगे उनको ठीक से ट्रीट करना है, उनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना है, उसको किसी और को लगता है यार थोड़ा चलता है, हाँ, या कस्टमर को भी, यू नो, ठीक, कस्टमर से थोड़ा झूठ हर कोई बोलता है, जी। दिस इज रियलिटी राइट। बट कि एक झूठ होता है, एक होता है कि ठगी, है ना। तो वो वैल्यू मैच करना बहुत जरूरी है। वैल्यू सिस्टम है आपका, मैं बता रहा हूँ, नितिन और मैं कभी भी एक डिसीजन पे हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगा कि, जैसे मैंने जस्ट देखने पर की, जैसे हमारा फर्स्ट कस्टमर था, स्वीडन का था,
स्मार्ट रिफिल। हुँ, तो शुरू मतलब नसीब से हमारा बिजनेस शुरू होने से 7 दिन पहले ऑर्डर मिल गया था हमको उनसे। तो पहले 5 महीने से हम लोग को $10,000 महीने के मिलते थे। पहले 5 महीने काम किया, उसके बाद काम वो रहा नहीं, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो काम था नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो था, हम लोग चार्ज कर सकते थे। तो मैंने नितिन को देखा, मैंने, नितिन यार ये ठीक नहीं लग रहा ना कि मतलब $10,000 हमसे चार्ज करें। मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिफर कर देते हैं, उनसे बोल दें जब भी आपके पास काम आएगा हम दोबारा से काम शुरू कर दें। मतलब उस समय हमारे लिए काफी बड़ी रकम थी ये। पर हुँ, 1 मिनट को भी देयर वाज नो डाउट इन हिज माइंड और माय माइंड, मतलब दोनों के दिमाग में 1% भी शक नहीं था कि हमको ये करना चाहिए। हुँ, हुँ, या हुँ, फिर जब हमने एग्जिट किया कंपनी को, तो हमारे कुछ एम्प्लॉइज थे जिनको हम अपने अपनी इक्विटी देना चाहते थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे लिए। तो उसमें भी उसने बोला है, मैंने बोला मुझे याद भी नहीं है, पर कभी इस पे डिस्कशन नहीं हुआ कि ये करना है कि नहीं करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप जब कुछ करो, हुँ, आपको हुँ, दिन के दिन जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सक्सेसफुल हो ना हो, पर उस आदमी तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपको देखना चाहिए कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे को मेल करते हो, कि हुँ, हुँ। आपकी एक स्ट्रेंथ है, उसकी दूसरी स्ट्रेंथ है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी कि बाहर जाना, लोगों से बात करना, स्ट्रैटेजी, थोड़ा फंडिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट। नितिन की स्ट्रेंथ थी बिल्कुल वो एक चीज को, मतलब मैं तो देखता हूँ ना एक्सेल शीट, मेरे तो समझ में नहीं आती आधी चीजें, मतलब ठीक से जुड़ता भी नहीं है मेरे से। तो हुँ, वो हुँ, कोई चीज उससे मिस नहीं होती है कि अरे इसमें ये कैसे है, अरे इसमें ये कैसे है। तो ऑपरेशन चलाना है, एनालिटिक्स उसको बहुत अच्छे से आता था, कैसे उसने खुद किया होता है एनालिटिक्स। तो लोगों को कैसे मैनेज करना है, एनालिटिक्स टीम कैसे चलानी है, प्रोजेक्ट कैसे। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इन दैट सेंस। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, मेरे ख्याल से ये दो बातें अगर आप, और हुँ, आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, मैच करे। कोई बोले कि मेरे को 3 साल में एग्जिट करना है, हुँ, वो आप हुँ, डिसाइड हुँ। नहीं कर सकते। सही बात है। हुँ, मतलब आप देखो ना, अगर ये धीरू भाई अंबानी और ये लोग अगर पहले से सोचते कि यार मैं पहले फंडिंग उठाऊंगा, फिर 5 साल बाद मैं बेच दूंगा इसको, ये बना पाते थे कैसे? इन्होंने धंधा कैसे शुरू किया कि जो भी मैं करूंगा उसमें प्रॉफिट बनाऊंगा, हुँ, 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 राइट? तो तो टाइम होराइजन से होना चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए यार मैं तो 3 साल के लिए आया था, इसके बाद देखो मैं इतनी तनख्वाह थी मेरी, मैं तनख्वाह भी नहीं ले रहा, अभी एग्जिट भी नहीं हुआ, अभी क्या करें बताओ। तो उससे बहुत इशू होती है बाद में फिर कि एक फाउंडर बोलता है अभी तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, चलो चलाते हैं इसको, फिर बोलता है नहीं नहीं यार, मतलब इसमें मजा नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ और करना है। हुँ, तो जहां तक हो सके, बट मेन चीज है कि आपका जो एक दूसरे पे ट्रस्ट है, एक दूसरे पे जो भरोसा है, वो ही सबसे बड़ी कैपिटल है एक बिजनेस को चलाने के लिए। कुल मिलाकर के आपस में ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि आप एक दूसरे की बातों को समझे, कोई मनभेद ना रहे आपकी बातों में कि भाई ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कि आपस में ही कोई बात को लेकर के जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, बिल्कुल और बिल्कुल। एक दूसरे की बात समझ सकें, और ये ना हो कि दोनों एक ही स्किल के हैं, एक एक स्किल का है तो एक दूसरी चीजें संभाल ले, ताकि अगर आपके बिल्कुल पास गाढ़े समय में भी जो है आप सारी चीजें आप दोनों ही जन मिलके देख सको, थोड़ी ऐसी चीज। बिल्कुल। और वही मैं कहता हूँ ना, हमेशा देखो कि आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, आपकी जो स्किल है हम्म। वो उसका कैपिटल है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। हम्म। अगर हम एनालिटिक्स का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें दो चीजें चाहिए। आपको धंधा लाना है सबसे पहले, हाँ। तो वो मैं करता था। धंधा आगे उसको चलाना है, फिर वो नितिन करता था। सिंपल है ना, जी, जी। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है। नहीं तो हम बोलते चलो हम लोग खाली बिजनेस शुरू करते हैं, एक बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा लाते हैं, एक डिलीवरी का बंदा लाते हैं, वो तो मतलब हवाबाजी हो दैट्स गई वो तो। हवाबाजी है। वो तो मतलब आप खाली नाम लगाने के लिए कर रहे हो फिर, हाँ, हाँ, कि नाम के आगे लिखा रहेगा को फाउंडर सीईओ। को फाउंडर। अच्छा, तो एक चीज, अब मैं फाइनली एक थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो कि बाकी लोगों को थोड़ा समझने में मुझे लगता है कि दिक्कत होती है, एज इन क्योंकि उस इस कंसेप्ट से वो ज्यादा फैमिलियर नहीं है। मतलब कि सबको पता है कि स्टार्टअप खोलना है, उसमें जाना है, फंडिंग उठानी, ये सारी चीजें हैं। पर ये जो आप एग्जिट की बात कर रहे थे, तो जो एग्जिट का टाइम है, एग्जिट की का पॉइंट है, वो कब होना चाहिए? मतलब कब आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है, अभी मेरा स्टार्टअप था, इसको मैंने शुरू बहुत मन से किया था और ये बहुत अच्छा चल रहा है, पर अभी मुझे इससे एग्जिट कर देना चाहिए? या कौन-सा टाइम आता है कि आप, क्या सिचुएशन रहती है कि अब आपको लगता है कि अब आप एग्जिट करके आगे मूव ऑन हो सकते हो?
ये तो उस तरह क्वेश्चन है तेरे से, मतलब कि शादी कब करनी चाहिए? और ये दोनों सवाल का मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ। तेरे से पूछता हूं, चल मैं पहले। See, but I think दोनों में पैरेलल हैं इन द सेंस कि एक तो शादी तब होनी चाहिए जब दोनों राजी हो, है ना? सही राइट। बात। और आपको सही सही पार्टनर मिले, है ना? तो दो चीजें, एक तो जो एंटरप्रेन्योर की अपनी जर्नी है, उसमें आपका जो को फाउंडर है, आप दोनों की ट्यूनिंग होनी चाहिए जब आपको लगे कि, और इसको ना एग्जिट भी यू कांट प्लान इट, इट अपॉर्चुनिटीज कम। हमने भी प्लान नहीं किया, 5 साल हुए थे हमको चलाते हुए, 6 साल। हम लोग बहुत बहुत मस्ती से चलाते, हम लोग बड़े मतलब सारा दिन हंसते रहते थे हम लोग, तो मतलब वहां पे मैं बता रहा हूँ, इट वाज सो मच फन। हमें लग रहा है, कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा हमने कुछ कंपनी खड़ी कर दी, ऐसे हंसते हंसते गाते सारा काम हो गया। अरे गाने वाने गाते थे ऑफिस में, डांस पार्टी, सब सब चलता रहता था, काम भी करते थे, मतलब 300 लोगों की कंपनी हो गई थी। पर पर एक हमारा कस्टमर ने हमको अप्रोच किया, और मैं जो कह रहा था ना, वैल्यूज मैच करनी चाहिए, आपकी जो ट्यूनिंग होनी चाहिए। एंड हम दोनों एक दूसरे ने देखा, एंड दोनों ने बोला हाँ यार, देखना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है जिंदगी और हमको यही करना है। सही बात है। तो एक को लगता है कि यार अभी तो हम लोग इसको बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं, उसके बाद करेंगे, है ना? तो एक तो वो है कि आपको लगना चाहिए कि आप रेडी हो अपने पर्सनल रीजन से, बिकॉज मेरा हम दोनों को क्लियर था कि दिस इज, ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी और हम यही यही काम करेंगे। दूसरा, हम लोग काफी क्लियर थे कि जिसके जहां जब भी एग्जिट करेंगे, एक नंबर था वैल्यूएशन का, वो भी आपके पास होना चाहिए, जितना आपको आपको लगता है आपने इतनी मेहनत करी है, उसका क्या आपको भाई, एग्जिट का मतलब ही है ना, मतलब आप एक साथ तनख्वाह ले रहे हो 5 साल की, और जो आपने कैपिटल लगाई है, रिस्क लिया है, उसका रिटर्न ले रहे हो। तो एक नंबर होना चाहिए आपके दिमाग में, जो भी नंबर आप दोनों को, दोनों उस पर एग्री होने चाहिए, नहीं कि आप एक बोल रहे हैं कि भैया 500 करोड़, एक बोल रहा है 100 करोड़, तो तब तो कभी नहीं होगा, राइट? और तीसरा, जो भी आपके साथ आपको या एक्वायर करने वाला है, इक्विटी स्टेक लेने वाला है, उसके साथ आपको एक तरह का जो उनसे रिलेशनशिप है, उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। मतलब उसके बाद क्या होगा, आपको हो सकता है 2 साल 3 साल वहां पे बिताने हो। अगर वो पहले दिन से बोल रहा है कि सारी चीजें मैं कंट्रोल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो आप उसका भी ध्यान रखो कि 3 साल बाद आपके 3 साल की जर्नी कैसी रहेगी उसके बाद, एक्विजिशन के बाद। और चौथी बात है कि आपको अपने, जब भी आप एग्जिट करो, जो भी आपके मेन एम्प्लॉयज हैं, उनका ख्याल जरूर रखो, क्योंकि वो वो हमेशा न्यूज़ ट्रैवल करती है कि कैसे उन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया। क्योंकि जब जब आते हैं लोग ना, आप ईसॉप दे दो, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड कि हम, कोई भी नहीं बोल सकता कि हम लोग ऐसे 5 साल में इतना अच्छा एग्जिट मिल जाएगा हमको, फॉर एग्जाम्पल हमने भी नहीं सोचा था। पर जब आया तो आपको उसको सबके साथ शेयर करना चाहिए, जिन लोगों ने उसको बनाया है कंपनी, वो बहुत जरूरी है, तभी मतलब मजा आता है कुछ, मतलब बाद में आप पैसा, यार मतलब कितने पैसे क्या कर सकता है आदमी, हाँ, मतलब वो तो सिंपल सा बात धंधा हो गया ना, कि धंधा बंद करके भाग गए। आगे। हाँ, और अपने कस्टमर्स का ध्यान रखो, क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया है, और आपकी रेपुटेशन ऐसा नहीं कि आप ये करके छोड़ दोगे, कुछ और करोगे उसके बाद। तो उन्होंने लगना चाहिए यार, हमें तो बीच में छोड़ के चले गए, तो कस्टमर को सबसे पहले जाके हमने बताया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन होगा। तो वो चीजें आप अगर ध्यान में रखेंगे, तो पर उसका वही, आप पहले से टाइम डाल के बैठोगे, तो वो आपको फिर बाद में परेशानी होगी। आप एक मोटा मोटा लेके चलो कि चलो 5 से 10 साल में होनी, पहला हमको लिक्विड इवेंट होनी चाहिए, कुछ पैसा आना चाहिए, और उसके बाद देखो जिंदगी कहाँ ले जाती है और धंधा कहाँ जाता है। सही बात है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे क्या होता है ना कि मैं कई बार पढ़ता हूँ कि उन्होंने, जैसे कोई स्पोर्ट्स मैन है, अब उसने ओलंपिक में गोल्ड जीता, ठीक है, उसने एक बार जीता, उसने 2 बार जीता, वो फिर आया, उसने तीसरी बार जीता। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि व्हाट्स द पॉइंट, कि अगर अच्छा ठीक है, आपने एक बार, वो सबसे बड़ी चीज है ओलंपिक में गोल्ड जीतना, आपने वो जीत लिया, वो आपके नाम है। अब आप उसमें एक, आप अपनी दीवार पे 1 गोल्ड लगाओगे, 2 गोल्ड लगाओगे, आपने ओलंपिक का गोल्ड जीत लिया, उससे बड़ा कुछ हाँ, नहीं था। तो जब आपकी एक इवैल्यूएशन जो आप चाहते थे कि वो हो गई है,
देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील? अभी आपको उसके साथ रुकना नहीं है, आपको तो आगे मूव करना है, आपको तो दुनिया, जैसे आपने बोला ना जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो और झंडे गाड़ने हैं ना हमें, तो हम क्यों उसको लेके थोड़े सेट ही रहे? एग्जिट का सबसे बड़ा आपको जो देखना सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम्म। आप कुछ और कर सकते हो। कि अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ जीता रहता हाँ तो हाँ। कभी भी ये जो अनुभव मेरे को अभी हो रहा है, मतलब जितना मैं सीख रहा हूँ इस उम्र में, पिछले 5 साल में ये सोशल सेक्टर में काम करे, कभी नहीं होता ना। मैं कहीं पे होता प्रेसिडेंट, कुछ तो होता, मतलब कुछ कर रहा होता। पर जो बोलते हैं ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या हम्म। आपको जो कुछ और करने की जो स्वतंत्रता मिलती है, वो बहुत बड़ा पे ऑफ है। उसको उसकी कुछ उसको आप उसका उसको वैल्यू नहीं लगा सकते कि कितने करोड़ का है वो। मतलब आप देखो ना, आप कुछ और कर सकते हो। सही बात है। आप 35 साल के हो, कुछ और कर सकते हो उसके बाद। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अभी हमने काफी बात कर ली, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूंगा, तो दो सवाल नहीं है हाँ बेसिकली, उसके बाद हम एंड करेंगे। एक तो सवाल है, वो ये है कि जैसे कि अभी आप पिछले 4-5 साल से एक तरीके से सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप इस चीज में काम कर रहे हैं कि कैसे जो नीचे से, जो सबसे नीचे इंसान है, उसको भी एक डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सके, कैसे चीजें आसान हो सके ऑन अ गवर्नेंस लेवल। तो वो उस चीज के लिए काम करना कैसा है, और हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग? और उसके सिवा, जैसे शुरुआत में हमने कुछ किताबों की बात करी थी, तो अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए ना कि आज जो है विराट जी को दे दिया गया है सुपर पावर कि वो 4 किताब दुनिया में बांट दें सबको, तो आपके हिसाब से वो 4 किताबें कौन सी होंगी? हम्म। हाँ। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं ईगा फाउंडेशन में भी, हम्म। उसका जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि देश के हर नागरिक को, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो, चाहे वो पॉश कॉलोनी में रहता हो, जो सरकार के द्वारा जो सेवाएं मिलती हैं, वो सेवा आसानी से मिले। बहुत सिंपल है कि आपको अपने बिजली का बिल भरना है, पानी पानी का कनेक्शन लेना है, आपको अपने छोटे से ढाबे के लिए एक लाइसेंस चाहिए, या आपको बताना है कि मेरे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, साफ नहीं हुआ है, या फिर आपको अपने टैक्स पे करना है, जो भी करना है, उसके लिए जाके लाइनों में लगना, जाके अपने अपने घर से 10 किलोमीटर किसी म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस में जाना, उसकी जरूरत नहीं है। आप आसानी से घर पे बैठे कर सकते हो। आपको म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस जाना है, वहां भी जाके करो, कोई बात नहीं है, वो भी ठीक है। और उसको भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और आसान तरीके से। तो जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार द्वारा, वो सहज हो जाएं, पारदर्शी हो जाएं, और आपके लिए आसान हो जाए, हर नागरिक के लिए। वो हमारा मकसद है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे अब देखो ना, आप लोगों ने देखा नहीं है, जब हम लोग तुम्हारी उम्र के थे, टैक्सी लेना एक बहुत ही हाँ हाँ हाँ। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कि टेंशन वाला काम था। आप हम्म। नए शहर में पहुंचे, टैक्सी लेनी रात के 11 बजे, किसी को बोला, वो आया नहीं आया, गंदी सी गाड़ी लेके आया, उसमें 2 लोग और बैठे हुए हैं, क्या भरोसा, क्या होगा, कितने पैसे लेगा, एसी हम्म। चलाएगा कि नहीं चलाएगा। हाँ तो हाँ। वो बहुत बड़ा, रिस्क था। उसमें कुछ लोगों के बीच में बिल्कुल एक जो ट्रस्ट था, एक दूसरे को विश्वास ही नहीं था किसी, ना टैक्सी वाले को विश्वास था कि साले लड़के आए हैं, मेरे को कल को ऐसा ना हो मारपीट के छोड़ के जाना, ऐसा होता था हाँ, बिल्कुल कि होता मेरे ही था पैसे नहीं है, बिल्कुल। मारपीट मार रहे मुझे। और टैक्सी वाला भी सोच रहा है मेरा अगली सवारी कब मिलेगी मुझे, क्या होगा, कैसे मिलेगी। तो अब देखो, जो ओला, इन्होंने एक एक विश्वास का नेटवर्क बनाया हाँ है कि हाँ। नहीं? कि आपने अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके कुछ किया है, उससे एक तो आपको हर समय पता है कि क्या हो रहा है, आपकी टैक्सी कितने समय में, चलो 10 मिनट बाद आई कोई बात नहीं, टैक्सी का आएगी नंबर पर। क्या है उसका, हम्म। आपका किराया कितना हो सकता है। तो जो जो विश्वास के सूचक हैं इन चीजों में, डिजिटल में, चाहे आप फिजिकल चैनल से करो, चाहे ऐसे करो, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाके वैसे भी कर लो, बात वही है, काउंटर पे जाके करो। तो हमें लगता है कि अगर एक बहुत ही अच्छी डिजिटल फाउंडेशन बना दें हम, हम्म। जिसमें सारी सुविधाएं जुड़ी हों, जो सेम लेवल ऑफ सर्विस हमें जो पर्सनल लाइफ में मिल रही है, चाहे मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूं, या सेम लेवल ऑफ सर्विस मुझे सरकार से मिले, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सही बात है। भाई हम और सरकार के किस लिए पास तो सेवा और बड़ा तंत्र है, तो क्यों हम तंत्र है। पीछे रहे? और हाँ।
और सरकार पे लोगों को विश्वास भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है सरकार पे। तो दूसरी बात उसमें है कि जो सरकार की क्षमताएं हैं, अब ये ना भूलें कि हम लोगों को लगता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सुस्त हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी जी। सरकार के जो, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में होता है, वैसे ही सरकार में भी 70% लोग बढ़िया काम करना चाहते हैं, घर जाके ईमानदारी से रोटी खाना चाहते हैं। हम्म। 20% लोग बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने अपने उससे भी हटके काम करेंगे, उससे आगे काम करेंगे। 10% लोग थोड़ी गड़बड़ करते हैं, वो हर जगह होते हैं। सही हाँ, बात। उनके हाथ कैसे हम और सक्षम करें। आप बताओ, मैं जाता था छोटी सी म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस में गया पंजाब में, वहां देखा, उससे पूछा यार तुम्हें कोई सामने से एक नागरिक आया, उन्होंने पूछा कि मेरा नाम हरमिंदर कौर है, मेरी प्रॉपर्टी टैक्स का मुझे बिल देना है। आप कैसे बताते हो? कह रहे हैं पीछे जाते हैं, वहाँ पे फाइलें पड़ी हैं पुरानी, वो ढूंढते हैं फाइल, उसमें से पिछली रसीद निकालते हैं, उनको बताते हैं कितना उनका वो रसीद। आप हाँ। बताओ, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा होता है कहीं? ऐसा होता है? तो उनको भी 21वीं शताब्दी में लाना कि आसान है, आप उनका नंबर डालो, फोन नंबर डालो, अपने हाँ, सामने सिस्टम पे, हाँ। सबके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है आज, हाँ हाँ। सरकार में भी हार्डवेयर सबके पास है। हम्म। ठीक है, तो उनको उनका जो काम है उसमें भी तो डिग्निटी होनी चाहिए, सही उसमें बात भी है। तो उनको भी सक्षमता होनी चाहिए। तो वो दूसरा पार्ट है कि कैसे आप सरकार का जो तंत्र है उसको आप डिजिटाइज करो। क्योंकि जैसे पहले बैंक होते थे ना, आप पूरा पूरा दिन बैंक में निकाल देते थे, उस काउंटर से उस काउंटर पे गए, वहां पर टोकन मिला, टोकन लगे, अरे आपने फॉर्म गलत भरा है, और वैसे नीचे करके बात, टोकन का नंबर आता था तो लंच हो जाता था। टिंग टोंग बज जाता था। हाँ, अब देखो बैंक, कितने सारे बैंक, बहुत बिकॉज ही सर। वी गॉट कोर बैंकिंग। तो वही दोनों तरफ से करना पड़ेगा आपको, जो सरकारी तंत्र है उसको सक्षम करना पड़ेगा, और नागरिकों को इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि क्या आप कैसे कर सकते हैं। और दोनों के पास एक ही जो 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 मूल सत्य है कि मेरी प्रॉपर्टी का नंबर ये है, मेरी प्रॉपर्टी पे 1012 रुपए का टैक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे ओला उबर में आप चेंज नहीं कर सकते कितना किराया है, सही बात है। तो कोई चेंज, राइट? आपने पे कर दिया, आपके पास एसएमएस आ गया, या फिर आपको डिजिटल रसीद मिल गई, आगे बढ़ो। और आपको हर समय पता है आपके साथ क्या हो रहा है, कि आपने कंप्लेंट लॉन्च करी है, अभी ये कंप्लेंट हरप्रीत ने लॉन्च करी है, उस जसविंदर के पास गई है, उनको 5 दिन लगेंगे ये करने में, उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे आपको स्विगी का ऑर्डर आता है ना कि अभी मेरा ऑर्डर निकल गया है, शेफ अभी, तैयार कर रहा है, निकल गया। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो वो सोचना है, पर उसमें सबसे बड़ा जो हमारा प्रयत्न है कि कैसे हम लोग, खाली टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी खाली एक बोलते हैं, जैसा टूल खाली होती है। एक हाँ। इट्स अ टूल, अल्टीमेटली इट इज अबाउट पीपल, राइट? हाउ डू यू मेक पीपल मोर केपेबल? तो जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, वो लोग बोलते हैं इसको, ये टूल यूज करके जो मैं पहले एक दिन 1 घंटे में 5 ट्रांजैक्शन करता था, अब मैं 1 घंटे में 25 ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। या फिर मैं घर बैठे, मेरे मोबाइल फोन पे आ जाता है, मैं वहां से भी कर सकता हूँ, देखो। तो वो है सक्षमता इंक्रीज करना। सही बात है। या फिर एक 19 साल की लड़की बोलती है एक स्लम में मेरे से, देखो यहाँ पे ये नाला खुला हुआ था, मैंने कंप्लेंट लॉन्च करी, और सीधा कमिश्नर का मेरे पास फोन आया, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे 3 बच्चे मर गए, डेंगू हुआ था। और ओ। कमिश्नर ने 3 बार मुझे फोन किया, कमिश्नर के ऑफिस में, कि ये सॉल्व, और 8 घंटे में सॉल्व हो गया। तो इससे जो लोगों के हाथ, जो सक्षमता बढ़ती है, जो एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तभी जो जो सरकार और नागरिकों के बीच में जो विश्वास है वो बढ़ेगा। तो उसमें भी हमें बहुत काम करना है। अभी आई थिंक टेक्नोलॉजी तो बन गई है, तो काफी हम लोग, जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, स्लम्स में काम करती हैं। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो जो लोग एक्सक्लूडेड हैं इन 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 डिजिटल टेक्नोलॉजी से, उनके पास इतना पहुंचा है हमारा हमारा जो काम का जो बेनिफिट है। थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि इस चीज से, जब जैसे आपने बोला ना कि डाला कंप्लेंट, डाला फोन आया, तो फिर जनता को भी लगता है कि कोई तो है जो अकाउंटेबल है, इससे हम बिल्कुल। डायरेक्ट कर रहे हैं। और
इस समय ये एक आप देख रहे होंगे ना, पिछले 8-10 साल से काफ़ी डिबेट चल रहा है अकाउंटेबिलिटी का। तो एट लीस्ट द सिटीज़न को पता होगा कि हाँ, कोई है जिसको मैं बोलूँगा तो वो मुझको जवाब देगा और मेरे को आश्वस्त रहूँगा मैं कि जैसा भी हो काम होता है, नहीं होता है, कोई है जो उधर से सुन रहा है। बिल्कुल, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हुँ, हमने हुँ, हुँ, आंध्र प्रदेश में देखा, पहले साल में कुछ 20,000 कम, हम 110 शहरों और छोटे शहरों में हमारा प्लेटफ़ॉर्म लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में। ओह! पहले 20-25 हज़ार कंप्लेंट आती थी साल की। जैसे ही ये वाला सिस्टम डाला, क्योंकि लोगों को लगा कुछ हो रहा है, हाँ, हाँ, अभी हाँ, हाँ। 1,50,000 कंप्लेंट आती है मही साल की। ये नहीं है कि कंप्लेंट बढ़ गई हैं, लोगों का विश्वास बढ़ गया है, लोग आश्वस्त हो गए कुछ हो रहा है। लोगों को पता है कि वो कंप्लेन करेंगे तो कुछ कुछ कोई सुन रहा है बात तो हमारी। हुँ, हाँ, और तुमने बिल्कुल ठीक बोला कि लोग समझते हैं सरकार में काम होने में देरी लगती है। हुँ, हुँ, तो चलो हुँ। आप 10 दिन ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। पर मुझे बताते रहो क्या हो रहा है, जिससे मैं आश्वस्त रहूँ हाँ, हाँ, कि मेरा हाँ, काम हो रहा है। हाँ, हाँ, कि हाँ। चलो आपका एप्लीकेशन मिल गया, अभी आपको अपनी आईडी सबमिट करनी है, ऑनलाइन कर दीजिए, आईडी मिल गई, अभी आपका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन हो गया, अभी आपका बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। हाँ, हाँ, ये हाँ। नहीं कि आपने डाल दिया, वो अंधे कुएं में चला गया, फिर आपको पता ही नहीं किधर गया। क्योंकि क्योंकि अगर बात करें ना जनरल पब्लिक की, तो ऐसे प्रेजेंट रिजाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एज़ अ जनरल बात कर रहा हूँ। सिर्फ लोगों को लगता है कि सरकारी काम है, देर से होगा, क्यों जाएँ? इससे अच्छा लाओ किसी और को बोल दें, कोई करा देगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी थोड़ी कम होगी इस चीज़ से। तो डरते हैं सरकार के पास जाने से, अगर मैं जाऊंगा किसी को 10 रुपए दे के बोल दो मेरा मेरा बिल जमा कर दे हाँ, जाके तू। कुछ को लगता है कि कोई मेरे से बदला नहीं निकाल ले। मैंने बोल हाँ, दिया तो हो नहीं, अब तो हम लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं सारे, जो चैटबॉट के थ्रू आपको ओहो! अपना संपत्ति कर देना है, आपको अपना पानी का बिल देना है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है, नया कुछ अप्लाई करना है, व्हाट्सएप पे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब में। तो खूब खूब मजा, बहुत मजा आया इस काम में। आई थिंक इससे इससे मुश्किल काम जिंदगी में नहीं किया मैंने। सही बात है, क्योंकि एक तो इंडिया सबसे कॉम्प्लेक्स जगह दुनिया की, हाँ, उसमें भी जी, 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 ठीक है। तो फिर अब वही आखिरी चीज़, अगर एक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से चा किताबों का, कि आप लो हाँ, भई ये पढ़ लो। एक तो किताब है, इसका नाम है रोमांटिक मैनिफेस्टो। एन रैंड की किताब है ये, नॉन जी। फिक्शन है। हुँ, 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 हुँ। उसमें जो मुझे बात, उसमें एक बात है, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में एक टर्म होती है वोलेशन, विच इज कि आपकी जो मंशा है, हुँ, 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 हुँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे, किस सिचुएशन में क्या सोच रहे हो, हुँ, 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 सबसे, जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप उससे डील करते हो। वो इम्पोर्टेंट और है। जो जो उस हाँ, समय आप चॉइस करते हो कि आप कैसे डील करोगे, उससे उससे निश्चित होता है कि आप उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे, आप किधर निकल के आओगे। जी, तो जी, वोल्यूशन इज, कई बार मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जी, जी। कि हम लोग काफी बारी हर समस्या को, या जो भी हमारे साथ हो रहा है, उसको बाहर फेंक देते हैं। बोलते हैं यार, ये तो मेरा शहर ही छोटा है, मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ। मेरा स्कूल ही खराब, मेरे टीचर मुझसे नहीं, मेरे माँ बाप तो उसमें को समझते नहीं है। हुँ, हम हुँ। लोग कभी नहीं बोलते कि चलो मेरे माँ बाप मुझे समझते हैं, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। ट्रू। तो वोल्यूशन का मतलब ये है कि मैं अपने लिए उस समय में, या किसी भी डिसीजन पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो मुझे याद है, मैं 15 साल को, तो मैंने किताब पढ़ी थी वो हाँ, हमेशा मेरे साथ रहा है कि वोल्यूशन जो है ना, कि जिंदगी में तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, बट आप उससे कैसे डील करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वन बुक, एक किताब जो मेरे को बहुत पसंद है। एक मुझे हिंदी की किताब है, जी, जी। एक हरिवंश राय बच्चन का जो कविता संग्रह है, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, जी, 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 जी। का जो फलसफा है, मतलब हुँ। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर नहीं, सृष्टि का मतलब आह्वान फिर। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मतलब कैसे जिंदगी, मतलब उनकी जीवनी भी पढ़ो अगर आप, हुँ, कैसे उनका हुँ, जीवन हुँ। था, कैसे उन्होंने, पर उनकी जो कविताएं हैं, मुझे अभी भी मेरे पढ़ रहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में। वो काफी प्रेरक कविताएं हैं। चाहे आप जी। उनको, चाहे आप जिंदगी में रोमांस चल रहा हो, चाहे आप जिंदगी में संघर्ष चल रहा हो, हाँ, तो हाँ, हाँ। काफी उनसे अ, अ, हुँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी किताब।
I think तीसरी किताब which I like is Seven Habits of Highly Effective People. I think everybody should read it. बहुत बहुत वो तो इससे काफी लोग बोलते हैं थोड़ी कॉर्नी है, कोई बात नहीं, पर आप उसको अच्छा, पढ़ के देखिए। दिस इज वन ऑफ द बुक जिसको मैंने कभी ऐसे कवर टू कवर नहीं पढ़ा है, पर मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कुछ नया सोच रहा होता हूँ तो मैं उसे कहीं से उठा के उसका कोई एक टॉपिक पढ़ लेता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे इसकी अभी जरूरत है। तो इट इज वन हाँ, ऑफ दोज बुक जिसको आप अपने लाइफ में कभी भी मुझे लगता है ऐसे यूज कर सकते हो। बिल्कुल। और ये किताबें ऐसी नहीं है आपको कवर टू कवर पढ़नी भी है, हाँ हाँ आप हाँ उनको हाँ। आप उनको जैसे भी पढ़ सकते हैं। चौथी किताब मैं बोलूंगा, एक किताब है फैक्टफुलनेस। हम्म। दिस इज द स्वीडिश ऑथर, जो कि नंबर्स को कैसे पढ़े, हम्म क्योंकि आई थिंक स्टार्टअप वगैरह करना है तो आपको न्यूमरेट होना बहुत जरूरी है, नंबर कैसे पढ़े, वो भी अच्छी किताब है। जी जी जी। तो ये 4 किताबें मेरी तो यार। तो अच्छा, मैं भी ऐसे, क्योंकि हिंदी की किताबों की बात हुई तो मैं हिंदी बहुत पढ़ता हूँ, मतलब कि मैं हाँ, मुझे लगता है मैं हिंदी ज्यादा पढ़ता हूँ। और अंग्रेजी अभी इधर बीच मैंने कुछ 1-2 साल में पढ़ना शुरू किया है। तो एक 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 मेरे फेवरेट राइटर है निर्मल वर्मा। तो निर्मल होगा, हाँ। निर्मल वर्मा जो आजकल सब वैंडरलस्ट वाली बातें करते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे कूल दिखते हैं, तो वो आज से हम्म, 40-50 साल पहले के कूल थे। कि बिल्कुल वो बिल्कुल, हाँ। पहाड़ों पे चले गए, 1 महीना एयरबीएनबी भी नहीं था तब भी वो कहीं रहते थे और लिखते थे। तो उनकी सारी किताबें, मतलब कोई भी किताब उनका एक धुन से उठती धुन, वो है उनकी डायरी है। तो वो हाँ, 20-30 सालों में उन्होंने जो पहाड़ों पे रह रह के, देखो वहां हाँ, पे क्या बात है। पराग में रह रह के लिखा है, उसका वो है। हाँ, एक वो है। और एक किताब है हिंदी की विनोद कुमार शुक्ला की, दीवार में खिड़की रहती है। तो इस किताब अच्छा। को जो है, हाँ, इस किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और मतलब कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोएटिक बुक। जैसे हरिवंश राय बच्चन की किताबें ना, कि आप उसको पढ़ोगे ना तो उनकी पोएट्री में भी एक और पोएट्री है, ठीक है, कि मतलब आप आपको महसूस भी होगा पूरा पोएटिक से। जैसे कई लोग केवल बिल्कुल। हाँ हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि पोएट्री मतलब राइमिंग, पर पोएटिक चीजों को उस तरीके से महसूस करना, वो है जो हरिवंश राय बच्चन का थोड़ा सा वैसे ही मिलता जुलता आप देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ला में है। तो आप भी। अच्छा, पढ़ता हूँ तो फिर अच्छी बात है। जी नहीं, जी। देखो उनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि जो कविता है, हम्म। जी जी जी। उन्होंने अपनी पहली वाइफ श्यामा के मरने के बाद पहली कविता ये लिखी थी। हम्म। जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यही जी। यही सोच यही दिन थका दिन का राही, जल्दी जल्दी चलता जल्दी है। चलता है। जी। तो पोएट्री का मुझे बहुत शौक है, मुझे काफी उससे, शेर व शायरी से, इससे हिंदी काफी पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ने में बहुत, क्योंकि हिंदी जो आपको टच करती है, हाँ 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 खासकर हाँ। जो मतलब रूह को टच करने वाली बात है ना, वो हिंदी में ही है। सही बात है, मतलब क्योंकि मुझे भी लगता है जैसे लोग क्लासिक इंग्लिश क्लासिक वगैरह बताते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, पर जो अंदर तक जो घुसता है ना, कि जिसको प्रोसेस नहीं करना है, वो अपने आप आ रहा है दिमाग में, वो हिंदी में है। और पर ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपको, मैं जैसे फिक्शन भी पढ़ता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अलग अलग देशों, इजिप्ट का एक हम्म। नबील करके ऑथर है, हाँ 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 या हाँ फिर हाँ। एक इटालियन ऑथर है, तो उससे जो आपको जो दूसरी सभ्यताओं के बारे में सीखने को मिलता है, वो वो बहुत बहुत जरूरी इंटरेस्टिंग है, है। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ना, सॉरी, आप फेसबुक पे देख लोगे दुनिया में क्या हो रहा है, पर हाँ। उसकी जो तहें जो हैं, उनको अनकवर करने के लिए, जैसे मैं आजकल इलेना फ्रांता करके एक लेखिका हैं, इटली की हैं। हम्म। नेपोली में 2 लड़कियां बचपन से लेके बड़े तक बड़ी हुई हैं। नेपोली हम्म के एक नेपोली बहुत पुअर एरिया है इटली का, हम्म। उनकी कहानी है। मेरे को इतना उनसे रिलेट कर सकता हूँ मैं, जैसे हमारी जिंदगी थी, कि मतलब जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं एक ही तरह से रहते हैं, स्कूल में जाओ लड़ाई झगड़े होते हैं, आंखें फूटती हैं तो यू गेट दैट फीलिंग कि भैया दुनिया तो काफी काफी सिमिलर है। सही सही। अभी अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी सामंत सुब्रमण्यम की। उसका नाम है दिस डिवाइडेड आइलैंड। तो वो श्रीलंका पे बेस्ड किताब है। और उनका एक तरीके से रिपोर्ट आज है पूरा, कि वो गए, उन्होंने किया तो, पर उन्होंने उस चीज की शुरुआत की 1954-55 से लेकर के अभी तक जो हुआ, तो वहां पे वॉर के बाद। तो आप उसको पढ़ोगे ना तो मतलब वही, जैसे आप कह रहे हैं ना कि और कल्चर के बारे में पता चलता है। तो अब मैं वो किताब को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पूरा पता चला कि वहाँ पे जाफना में क्या होता था, नेचुरल कल्चर क्या है वहाँ का, सभ्यता कैसी है वहाँ की।
और जैसे आप बता रहे हो ना रिलेट करने वाली चीज़, तो उसमें एक सेक्शन है कि जिन लोगों का घर छूट गया था, 10,000 लोग थे जिन्होंने अपने घर के बारे में लिखा था, जो जिनको वॉर की वजह से अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ा। तो उन सब में एक कॉमन चीज़ थी और वो कॉमन चीज़ ये थी कि उन्होंने अपने घर के पास के किसी पेड़ के बारे में लिखा था। क्या बात है, कि क्या कि बात है। मेरे घर में एक पेड़ था, कोई किसी ने लिखा घर के सामने एक पेड़ था। तो उनकी घर से मतलब कि उस वो राइटर वहाँ पे पैराफ्रेज़ करता है, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए बोलते हुए कि वो बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो कि ज़मीन के ऊपर है, पर उनकी लाइफ़ बिल्कुल ग्राउंडेड थी। जो उस चीज़ से थी जो जड़ों से जुड़ी थी। वो ये ना अनदर इटालियन अल्बर्टो मोरिवियो करके उसकी टू वुमेन करके किताब है, हुँ, एक माँ हुँ। और बेटी हुँ, हुँ। वर्ल्ड वॉर वन में रोम में। उसमें एक कोट वो भी गांव से आती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक ट्रीज, यू नो, हुँ। इफ दे गो टू फार फ्रॉम देयर रूट्स दे हाँ, डोंट ग्रो वेल। ट्रू। तो दैट्स द सेम थिंग, यू स्टे ग्राउंडेड राइट हाँ, इन हाँ, टर्म्स हाँ। ऑफ। तो बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है, एवरीबॉडी रोट ओवर अ ट्री। एंड हमारे कल्चर में पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हुँ, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं खुद भी, हमारे 40 साल पुराना घर है देहरादून में, 2 हुँ। लीची के पेड़ हैं वहाँ पे, हमने छोटे से लगवाए थे। मतलब उनसे इतना लगाव है सबको, मतलब हर साल अरे इतनी लीची लगी है, इतनी लीची लगी है, ये हो गया वो हो गया, मतलब बिल्कुल। मैंने कहा मम्मी आपके तो 4 बेटे हैं, 2 बेटे ही हैं और कहीं नहीं जाते, मेजून में वही रहते हैं, मतलब कि लीची कुछ ना हो जाए। तो जो जमीन से लगाव है वो तो हमारे उसमें खून में है यार। जी, जी, जी। और हाँ, मैं जो भी हम लोगों को इस समय देख रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द कन्वर्सेशंस जो कि हम विराट जी के साथ करेंगे और वो हमको ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की जैसे आज बात हुई, ऐसे लाइफ से जुड़ी हुई बातें, क्या चीज़ें हमें एज़ अ यूथ करनी चाहिए, ये सारी बातें वो हमसे शेयर करेंगे और एक काफ़ी हम कोशिश करेंगे विराट जी के पास अगर टाइम रहेगा तो हम लोग इस पे बिल्कुल करेंगे टाइम रहेगा ताकि यार। ताकि जो हमारी हिंदी की ऑडियंस है क्योंकि जैसे हम शुरू में आप कह रहे थे तो अब देखिए ना जैसे कॉलेज गए तो टेड टॉक आती थी, तो टेड टॉक तो सबने सुनी जोश-जोश में। पर जो यूपी के, बिहार के जैसे मैं बहराइच का हूँ, मेरा एफएम भी पकड़ा हो तो नेपाल बॉर्डर के पास में नेपाल का एफएम पकड़ता है। तो मैं इंग्लिश की चीज़ें वहाँ पे लोग क्या जानेंगे ज़्यादा? और हिंदी की चीज़ें छूती हैं लोगों को, उनको समझ में आता है सब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो हिंदी बोलती है। इवन यूरोप की पॉपुलेशन से ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो उनके लिए ये करेंगे नहीं, और और भाषा भाषा जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस जी। तरह से अपनी भाषा आपको छू सकती है ना, हुँ, हुँ, दूसरी हुँ। भाषा नहीं छू सकती। सही बात है। हुँ, तो मुझे लगता है कि, और हिंदी इतनी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं हिंदी हिंदी मतलब उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ या उत्तराखंड। हिंदी जो भाषा है इतनी सहज और इतनी यू नो पावरफुल भाषा है हुँ, 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 हुँ। कि मतलब मुझे लगता है कई बारी मुझे जो अपने विचार हैं हिंदी में रखना और अच्छे से आना चाहिए। मतलब अभी भी मुझे लगता है कई बारी जैसे बात चल रही है, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि शब्द नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, हमें हमें उसका अभ्यास नहीं है। सही बात तो है। मैं भी इसको इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ कि मेरे को अभ्यास होगा थोड़ा हिंदी में अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाने का। जी, जी, जी। तो ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विराट जी कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और ये इस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आप हमारे लिए और इतनी सारी बातें अच्छी-अच्छी बातें सबको बताएँगे और आज हमने इतनी अच्छी-अच्छी कन्वर्सेशंस की। तो आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, अच्छे से देखिए और लोगों को दिखाइए और लाइक ज़रूर करिए, लाइक करेंगे तो और लोगों तक पहुँचेगा, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ये चैनल लर्निंग शॉर्ट्स। थैंक यू विराज। बिल्कुल, थैंक यू, बाय, थैंक यू। धन्यवाद। जी।